मतलब हंसी सी भी आ रही है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, आप बीजेपी के नेता, टिकट भी आपने बीजेपी के चुनाव से लड़ा, लेकिन एक निर्दलीय विधायक को सरकार का संरक्षण प्राप्त लग रहा है इस मामले में, और आप लोग इस समय पीड़ित के भाव में लग रहे हैं, मतलब एक दयनीय स्थिति में लग रहे हैं। ये क्या कारण है? नहीं हो सकता है। देखिए, मैंने जो देखा है कालांतर में कि हरीश रावत जी का स्टिंग हुआ, निशंक जी का भी स्टिंग हुआ, त्रिवेंद्र रावत जी का भी स्टिंग हुआ। मुझे लगता है हो सकता है इनका भी कोई स्टिंग हो। इनका किनका? धामी जी का भी हो, मतलब हो सकता है कोश्यारी जी का भी हो। क्यों इतना ज्यादा उसको इतना लिफ्ट दी जा रही है कि एक राज्यपाल जिसका प्रोटोकॉल है कि वो किसी के घर नहीं जाते हैं, वो उत्तराखंड आते हैं, देहरादून आते हैं और उमेश कुमार के घर जाकर उसकी पत्नी को मिठाई खिलाते हैं। ये बहुत क्या दिखा रही है? मैडम बहुत बड़ा आरोप है। आप धामी जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड और माननीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, आप दोनों पर बहुत गंभीर आरोप लगा रही है कि उनके स्टिंग हो सकते हैं जी। तो किस तरह के स्टिंग लग रहे हैं आपको? ये देखिए, ये मुझे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं है, क्या कहते हैं, समझदार को इशारा काफी। तो सुना आपने कोरानी देवयानी सिंह जी को, जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी की धर्मपत्नी है और खानपुर विधानसभा से उमेश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में। ये वो रोड है, ये वो चौराहा है जहां उनके साथ दुखद हादसा होते होते बचा था और उनकी गाड़ी में जबरदस्त टक्कर मारी थी। और लेकिन उस गाड़ी में टक्कर के दौरान जिस तरीके से पहाड़ टीवी ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की छवि को बदनाम करने की कोशिश की, देखिए वो रोड जो गुरुद्वारे की दीवार को आप साफ देख पा रहे हैं, कितनी खतरनाक वो चोट है जहां गाड़ी टकराई थी उनकी धर्मपत्नी की और पीछे उनकी दो बेटियां बैठी हुई थी। दरअसल जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार उमेश कुमार को शह दे रही है, उनके पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है, उस पर मैंने सवाल लिए। इस दुर्घटना के दौरान जो उनके साथ हुआ हादसा, उस समय क्या बीत रही थी, उनकी बेटियां किस स्थिति में थी और आज किस स्थिति में है, उन पर मैंने सवाल लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि इस इंटरव्यू को पूरा सुनेंगे और शुरुआत में जो उन्होंने कहा है स्टिंग वाली बात, वो क्यों कही है, उनके दर्द को आप समझ पाएंगे। देखिए इस इंटरव्यू को अंत तक। हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। कल से राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है उत्तराखंड में, खासकर खानपुर विधानसभा सीट में दो कद्दावर प्रतिद्वंदी उमेश कुमार जो वर्तमान विधायक हैं, देवयानी जिन्होंने चुनाव लड़ा उनके खिलाफ। मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम पर यानी कि जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, यह है कि इनके साथ एक जबरदस्त दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना को प्रणव चैंपियन जी के पुराने बयान से मिलाकर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि साजिश रची जाती है इस परिवार के खिलाफ छवि और खराब करने की। तो उस पर मैं सवाल लूंगा। सबसे पहले मैंने देखी जो दुर्घटना के समय लगभग क्या था और गाड़ी में कौन कौन था? 9:30 बजे के आसपास की घटना है साहब ये। मैं अपने बच्चों के साथ लौट रही थी, हमारे परिवार में एक विवाह है, उसकी तैयारी हम लोग करने के लिए निकले हुए थे। कौन साहब यहाँ घर पे ही थे और हम लोग बाहर थे। तो मैं जब लौट रही थी तो मेरी गाड़ी ये इस चौराहे पे कर्जन रोड पड़ती है यहाँ पर, उस कर्जन है या जा क्या है, सर्कुलर रोड थी, सर्कुलर सॉरी कर्जन उससे पहले है, सर्कुलर रोड का चौराहा है, वहाँ गुरुद्वारा है। वहां से जैसे ही हम निकलते हैं एक गाड़ी बड़ी तेज आती है और वो इतनी स्पीड पे थी कि मेरे ख्याल से उसकी स्पीड कम से कम 120-130 से कम नहीं थी। जबकि कॉलोनीज में इतनी स्पीड पे कोई गाड़ी नहीं चलाता है क्योंकि रिहायशी इलाका है, बच्चे भी निकल सकते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पे वॉक करते हैं। मैं 20 साल से यहाँ रह रही हूँ लेकिन मैंने कभी इस तरीके का इंसिडेंट नहीं देखा। और जिस तरीके की टक्कर उन्होंने आकर के मारी, अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी भी ज्यादा होती मेरी गाड़ी की तो वो टक्कर मुझे लगनी थी क्योंकि फ्रंट सीट पे मैं ही बैठी थी। मेरे साथ मेरी बेटियां थी, जो एक कक्षा 7 में पढ़ती हैं, एक कक्षा 10 में है, छोटे ही बच्चे हैं। और ड्राइवर था मेरा ड्राइवर, जो कि कभी न लिकर लेता है न स्मोक करता है, शराब भी नहीं पीता है, स्मोक भी नहीं करता है, क्योंकि बच्चों के साथ चलता है तो बहुत ही डिसेंट ड्राइवर है। तो उसको मैंने बड़ा देख करके रखा है। और मैं खुद भी ज्यादा फास्ट ड्राइविंग पसंद नहीं करती हूँ। तो जैसे ही हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, डिपर दिया, मेरी गाड़ी ने डिपर दिया, हॉर्न दिया और हम आगे बढ़े और एकदम इतनी स्पीड से गोली की स्पीड आती है और वो इतनी जोर से उसने टक्कर मारी आकर के, और हमारी गाड़ी 360 ऐसे घूमी और जाकर के गुरुद्वारे के अंदर घुस गई। अच्छा मैम, जब ये दुर्घटना हुई जी, उस टाइम पर जब दुर्घटना हुई थी एकदम से दिमाग सुन्न हो गया होगा एकदम से? बिल्कुल साहब, ऐसा लगा कि मतलब अब तो मतलब खत्म, बचेंगे नहीं। जब उस समय रोल हुई गाड़ी टक्कर लगने के बाद, उस समय तो ऐसा फील हो रहा था कि शायद अब हम बचेंगे नहीं। अच्छा, एकदम से फिर आपने बच्चों को देखा होगा कि इनको चोट तो नहीं लगी? सबसे पहले मैंने वो देखा, मैंने कहा बच्चे आप लोग ठीक है, क्योंकि हमने बेल्ट लगाई हुई थी तो गाड़ी के जितने भी एयर बैग्स थे वो सब खुल गए। आपने शायद गाड़ी की कंडीशन भी देखी होगी, मेरी गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई है, आगे से बिल्कुल उसका इंजन, टायर वायर सब खत्म। अच्छा, उसके बाद धुआं सा चारों तरफ धुआं था। चैंपियन जी कितनी देर बाद आए? चैंपियन जी को पहले तो मैं तो फोन ही नहीं कर पाई, फिर मैंने अपनी डॉटर को बोला, मैंने कहा बेटा आप फोन करो।
फिर मेरी पहले छोटी डॉटर ने किया, तो जब वो कहीं बिजी थे तो उन्होंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद फिर मैंने अपनी बड़ी डॉटर को, मैंने कहा बेटा आप ट्राई करते रहो और पापा को फ़ोन करो। हम गाड़ी में से निकाला लोगों ने हमें, और जैसे हम निकले तो मतलब चोट थी हम लोगों को। मेरी बेटी को गर्दन में काफ़ी स्प्रेन है, चोट आई है उसको, उसके हाथ में काफ़ी चोट है। जो छोटी वाली बेटी है उसका घुटने में और उसके सर में काफ़ी चोट है। मुझे पूरा ये लेफ्ट हैंड साइड में पूरा चोट है, और मेरे ये यहाँ सर में चोट लगी। क्योंकि उस समय तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया, चोट वोट तो खैर बाद में हमने देखा, उस समय तो चोट क्या देखना था। तो फिर कुंवर साहब को हमने फ़ोन किया और हमने कहा इस तरीके से हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो आप जल्दी आइए, क्योंकि हेल्प के लिए हमें उस समय समझ ही नहीं आया कि हम सबसे पहले किसको। अच्छा, आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी लगभग? मेरी गाड़ी की स्पीड जैसे ब्रेकर्स पे होती है सर, वेरी स्लो। अच्छा, देखिए आप इस बात को गौर से सुनिएगा। एक परिवार गाड़ी में आ रहा है, गाड़ी टकराती है सर्कल रोड से और मुरली रोड के चौराहे के बीच में, और इनकी गाड़ी 90 डिग्री मुड़ती है 360 डिग्री और टकराती है गुरुद्वारे की रोड से। दो बच्चियां पीछे हैं, ड्राइवर बगल में, ये एक दो से मां पीछे की तरफ देख रही है। उसके बाद एक लाइव चलता है, पावर टीवी लाइव करता है और ये बताने की कोशिश करता है और छवि खराब करने की नीयत से। अब आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये पीड़ा एक परिवार की है, और आप ये मत सोचिए कि ये पवन कुमार चैंपियन का परिवार है। मैम, अब मुझे बताइए कि जब ये लाइव चला, सुना आपने, आपको उसके बारे में जानकारी कब हुई कि आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करते हुए एक लाइव चलाया जा रहा है? ये मुझे साहब दिल्ली से फोन आया, जो लाइव चला तो सारे हिंदुस्तान में चला होगा, तो दिल्ली से एक फोन आता है कि इस तरीके से कोई महिला वहां पर इस तरीके की बातें कर रही है, और आप जाके उसको क्रॉस क्वेश्चन करिए, बात करिए आप उससे, आप किस तरीके से बोल रही हैं इस तरीके से। क्योंकि उनका जो मैंने बाद में मुझे भेजा भी लोगों ने कि इस तरीके से बोल रही, तो मैंने बड़ा अजीब मुझे लगा कि वो मेरे गाड़ी का आरसी दिखा करके दिखा रही थी कि ये कुंवरानी देवयानी सिंह की गाड़ी है। यस, मेरी गाड़ी है, लेकिन आपने दूसरी गाड़ी का क्यों नहीं दिखाया? आपको दूसरी गाड़ी का भी दिखा, आपको अगर मुझसे संवेदना होती, मेरे परिवार से अगर उनको संवेदना होती, तो वो दोनों गाड़ियों का दिखाती। लेकिन उन्होंने आसपास किसी भी इंसान का इंटरव्यू नहीं लिया। जो लोकल थे, जो आसपास के लोग थे, जो घटना पे मौजूद थे, उन लोगों को किसी ने नहीं पूछा कि क्या स्थिति थी। लोग बाग इतने घबरा गए थे भाई साहब, इतना जोर से इम्पैक्ट था कि दूर दूर तक आवाज गई है उसकी। वो जो बगल में पड़ोसी हैं, वो कैमरे मैन से मना कर दिया और बताया। और मुझे एक्चुअली मुझ पर आरोप लगे किसी के कि जब मैं इनके चैंपियन जी का आरोप लगाया कि ये 500 रुपए बिक गया, इसलिए इनके पक्ष में दिखा रहा है। अगर आप इंसानी संवेदना जानते हैं और आपका परिवार एक ऐसी स्थिति में है कि उसका दुर्घटना होने की स्थिति में है, और जब आप तुरंत वहां पहुंचेंगे तो आपके मुंह से गालियां निकलेंगी, क्या निकलेंगी, आप खुद तय करें। मैम, कितनी देर बाद चैंपियन जी पहुंचे थे फिर? कौन सा थोड़ी देर लग गई थी उनको आने में, और उनको, और बेटियां नॉर्मल हो गई थी थोड़ा सा तब तक? हाँ, बेटियां थोड़ा नॉर्मल थी, वो घबरा गई थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। फादर को देख के थोड़ा सा स्ट्रेंथ फील होती है, देखिए हर बच्चे को, कि अब हमारे पिता आ गए तो हमारी सुरक्षा हो गई है। फिर उन्होंने आते ही हम लोगों को घर भेजने की कोशिश की। पहले बोले डॉक्टर के जाना, तो डॉक्टर चलते, और उसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया। मैंने कहा पुलिस को बुला लीजिए, कुंवर साहब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और गाड़ी बिल्कुल खत्म है और हम लोगों को काफी चोटें हैं। मैं डॉक्टर क्या जाए या कैसे करें? कहने लगा पहले आराम, पानी वानी पियो, थोड़ा रिलैक्स करो, उसके बाद आप डॉक्टर को दिखाएं। अब देखिए, अब आता हूं मैं मेन मुद्दे पर, और ये वीडियो मैं स्पेशली उमेश कुमार जी के लिए बना रहा हूं, क्योंकि एक आप ये देख भी रहे होंगे कि उमेश कुमार जी ने उस लाइव पर एक कमेंट किया है और ये बताया है कि ये गाड़ी कुंवर पवन सिंह चैंपियन जी की धर्मपत्नी की गाड़ी है। आप उस समय ये डालकर क्या जताना चाह रहे थे उमेश कुमार जी, ये मुझे जानना है आपसे। मैं मिलूंगा, आप मेरे मित्र भी हैं और बहुत अच्छी हमारी बातें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी मानवीय संवेदनाएं मुझे लगा थी नहीं, इसलिए सवाल आपसे इस वीडियो के माध्यम से पूछ रहा हूं। और उन लोगों से जो मुझे गाली दे रहे थे कि क्या वास्तव में जब ऐसी स्थिति होती है परिवार के साथ, उसको राजनीतिक मोड़ देना चाहिए, ये आप तय करेंगे। अब मैडम, अब मैं उमेश कुमार जी पे सवाल पूछता हूं। आपने ये आरोप लगाए हैं कि उमेश कुमार ने आपको मारने की कोशिश की है, या और एक साजिश रची गई, क्योंकि एकदम से पार्टी भी का आना, उस महिला का आना, आपने उमेश कुमार जी पे साजिश का आरोप लगाया। उन्हें क्या पता कि आप गाड़ी चल रही है, वो क्यों करेंगे आपको ऐसा? देखिए, ऐसा भी पास में उनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे थे, वो कोर्ट में जो पिटीशन डाला हुआ था वो एक्सेप्ट हो गया था, और उससे वो घबराए हुए हैं। वो कुंवर साहब का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हम लोगों पर अटैक किया गया है, और हो सकता था इसमें हमारी जान चली जाती। अगर हमारी जान चली जाती तो कुंवर साहब इतना टूट ही जाता है। देखिए, परिवार सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए, उनका भी परिवार उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उमेश जी का भी। उनके भी 2 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है। अगर उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो क्या इसी तरीके की बयानबाजी होती? तो कुंवर साहब का ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए उन्होंने ये इंसिडेंट करवाया। देखिए, आपने का इंसिडेंट करवाया, जिस चौराहे पे आपकी गाड़ी आ रही है, उन्हें कैसे पता कि इसी टाइम पे आपकी गाड़ी पहुंचेगी? क्योंकि हो सकता है हमें कोई फॉलो कर रहा हो। चलिए, आप मान भी लिया फॉलो कर रहा है, लेकिन जिस गति से गाड़ी आ रही है, कभी कॉलोनीज में इतनी गति से गाड़ियां नहीं चलती हैं।
मुझे 20 साल हो गए इसे यहाँ रहते हुए, कभी मैंने इतनी स्पीड से आते हुए गाड़ियाँ नहीं देखी हैं। और जो लड़का चला रहा था वो इतनी स्पीड से आया कि उसने ब्रेक, चौराहे पे ब्रेक लेने की भी कोशिश नहीं करी, जबकि चौराहे पे आकर के हर आदमी डिपर और ब्रेक लगाता है, राइट। उसने वो भी कोशिश नहीं करी और वो लेफ्ट से आया ना कि राइट से आया। तो इसका मतलब ये हमें पीछे से फॉलो कर रहा था, और या तो किसी ने उसको बताया फोन से, या तो टैप किया जाए, पता करा जाए कि किस तरीके से उसने हम पे अटैक किया। ये सोचने का विषय नहीं है, ये जांच का विषय है। वो पीछे से किस तरीके से आया, उसने लेफ्ट से ही टक्कर क्यों मारी, उसने उसी जगह टक्कर क्यों मारी जहां मैं बैठी हुई थी। क्योंकि एक चीज वैसे मेरा ये अपना मानना है, क्योंकि मैं एक पत्रकार के तौर पे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपका ये आरोप हो सकता है, पर एज ए पत्रकार जो मैंने सोचा, जब ये आरोप मैंने पढ़े तो मुझे भी नहीं लगी, इस आरोप पे मुझे जान नहीं लगी, अब व्यक्तिगत तौर पे मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब गाड़ी ऐसे आई और वहां से तेज गति में गाड़ी आ रही है, और ये सुनने में आया कि जो बंदे थे वो पिए हुए थे, उनकी गाड़ी में शराब भी मिली है। वो तो साहब ऐसा है ना, ड्रिंक एंड ड्राइव में तो मुकदमा होता ही नहीं है ना कुछ भी। एमवी एक्ट जो है वो इतना कमजोर है कि उसमें कुछ होता ही नहीं है। आपको मैं किसी को कह दूं कि भाई शराब पी के चलाना, जिससे कि तुम पकड़े जाओ तो भाई शराब पी के चला रहे थे, गलती से एक्सीडेंट हो गया। देखिए मैडम, अगर गाड़ी सामने से आती, सामने से नहीं आ रही, हाँ, वो नहीं मैडम, देखिए मेरा ये कहना है, अगर गाड़ी आमने सामने से आती तो मैं ये मान लेता कि साजिश है, मतलब मेरा अपना ही सवाल है आपसे। लेकिन गाड़ी आई साइड से, और उस चौराहे में ये नहीं पता चलता कि गाड़ी कितनी देर में यहाँ पहुंचने वाली है, और अगर गाड़ी रुकी हुई थी तो एकदम से स्पीड बढ़ेगी ही नहीं, और आपने कहा 120 की स्पीड है। यहाँ पर मैडम मुझे डाउट लग रहा है कि आपके आरोप पे दम नहीं। मैं इसको क्लियर करती हूँ आपको। ऐसा ही डालन वाला है, डालन वाला में सड़कें जो है इंटरकनेक्टेड है। हमसे ये मोहिनी रोड है, इससे आगे प्रीतम रोड है, उससे आगे इंदर रोड है, राइट। सभी इंटरकनेक्टेड हैं। अगर मैं इधर से आती हूँ, मैं मोहिनी रोड से ही आती हूँ हमेशा, मेन रोड से, ईसी रोड से एंटर करती हूँ, और वो हो सकता है एंटर हुई हो ईसी रोड के प्रीतम रोड से हुई हो सकता है वो पहले कट कर गए, उनको पता था घर तो जाएंगे ही जाएंगे, घर तो जाएंगे ही जाएंगे अपने, और जगह क्यों नहीं चूज करी गई रास्ते में कहीं हमें टक्कर मारने के लिए, यही जगह क्यों उन्होंने इंगित करी कि हम मतलब डिसाइड करा कि यहाँ पे हो, घर के बिल्कुल जड़ में, कि मैं घर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे थी। क्योंकि ऐसा लगता है कि राजनीतिक आरोप लगाए हैं आपने। राजनीतिक आरोप नहीं है साहब, ऐसा नहीं है राजनीतिक आरोप, हमें कोई उनसे कोई चिड़न नहीं है, कोई जलन नहीं है, ठीक है वो विधायक बने, लेकिन जिस तरीके की हरकत करी गई उसके बाद पहाड़ टीवी ही क्यों आया यहाँ, पहला प्रश्न। सुजाता पॉल ही क्यों आई, और उन्होंने आके हमारी मार्मिक जो दशा थी उसको ना देखते हुए उन्होंने उमेश का भी रखा, और रखा के चैंपियन चैंपियन चैंपियन, जो क्या मतलब था इस बात? नहीं मैडम, इस पर तो मैं पहली नजर में, चाहे मुझे ये आप उमेश कुमार के समर्थक या बाकी लोग या पवन कुमार जी चिढ़ने वाले मुझे लाख गाली दें, 100 रुपए बिकने वाले पत्रकार करें, मुझे इसकी चिंता नहीं है। यहाँ तो मैं पहाड़ टीवी को पहली नजर में गलत मानता हूँ, क्योंकि उसने गलत तरीके से रिपोर्टिंग करी, और सारे पत्रकार जानते भी होंगे इस मसले पर, नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं, बस मैडम मेरा ये सवाल, राजनीतिक रूप देने की कोशिश की, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने की है। बिल्कुल की है। अच्छा एक बार बताइए, जब पुलिस से में हम लोगों ने रिपोर्ट कराई, हमने पुलिस में फोन किया, तो वहां तो बहुत पत्रकार होते हैं, वो तो कोई भी नहीं आए। ये क्यों चले आए, सिर्फ यही क्यों आए, और इतना लेट आए? उसके बाद रिपोर्टिंग बनाई, लाइव चलाया, हमें बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, बार बार हमारा नाम गलत तरीके से लिया जाता है। क्या हमारा परिवार को जीने का अधिकार नहीं है? हम कहीं जाके मर जाएं कहीं जाकर के? अगर हम राजनीति में है तो क्या हमें अधिकार नहीं है जीने का? हमें अधिकार नहीं है किसी को डांटने का? अगर हमारे साथ कोई बदतमीजी करे तो हम बोल भी नहीं सकते? बड़ा मतलब हंसी सी भी आ रही है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, आप बीजेपी के नेता, टिकट भी आपने बीजेपी के चुनाव से लड़ा, लेकिन एक निर्दलीय विधायक को सरकार का संरक्षण प्राप्त लग रहा है इस मामले में, और आप लोग इस समय पीड़ित के भाव में लग रहे हैं, मतलब एक दयनीय स्थिति में लग रहे हैं। ये क्या कारण है? नहीं हो सकता है, देखिए मैंने जो देखा है कालांतर में कि हरीश रावत जी का स्टिंग हुआ, निशंक जी का भी स्टिंग हुआ, त्रिवेंद्र रावत जी का भी स्टिंग हुआ, मुझे लगता है हो सकता है इनका भी कोई स्टिंग हो। इनका किनका? धामी जी का भी हो, मतलब हो सकता है कोश्यारी जी का भी हो। क्यों इतना ज्यादा उसको इतना लिफ्ट दी जा रही है कि एक राज्यपाल जिसका प्रोटोकॉल है कि वो किसी के घर नहीं जाते हैं, वो उत्तराखंड आते हैं, देहरादून आते हैं और उमेश कुमार के घर जाकर उसकी पत्नी को मिठाई खिलाते हैं। ये बहुत क्या दिखा रही है? मैडम बहुत बड़ा आरोप है। आप धामी जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड और माननीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, आप दोनों पर बहुत गंभीर आरोप लगा रही है कि उनके स्टिंग हो सकते हैं जी। तो किस तरह के स्टिंग लग रहे हैं आपको? ये देखिए, ये मुझे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं है, क्या कहते हैं समझदार को इशारा काफी है। मैडम मुझे एक चीज और जाननी है, जब इस मसले पर अभी मैं उमेश कुमार जी की पोस्ट पढ़ रहा था, उन्होंने एक चीज लिखी है कि ये सुरक्षा मिलने के प्रपंच हैं। यस, ये वर्ड, आई हेट दिस वर्ड, उसने लिखा कि ये सुरक्षा प्राप्त करने के प्रपंच हैं। देखिए मैं देहरादून में इतने समय से रह रही हूँ,
प्रपंच वो रचते होंगे अपनी सुरक्षा के लिए। उन्होंने भी अपनी गाड़ी पे रास्ते में डंपर से अटैक करवाया था, जो कि उनकी गाड़ी को लगी भी नहीं थी। आगे पीछे की एक गाड़ी टच हुई और इन्हें सुरक्षा प्राप्त हो गई, राइट। और मैं कह रहे हम प्रपंच रच रहे हैं, हम क्यों प्रपंच रचेंगे भाई? तुम इतनी सुरक्षा लेके चल रहे हो, जबकि तुम निर्दलीय विधायक हो, आपको किससे खतरा है? आप गलत कामों में लिप्त हैं, उसके बाद भी आपको सरकार इतनी सुरक्षा क्यों दे रही है? उसके बाद आपने प्राइवेट सुरक्षा भी रखी हुई है। जो प्राइवेट सुरक्षा है वो भी उसका विषय है कि देखा जाए कि वो जो लोग उनके साथ चल रहे हैं, जो सफारी वफारी पहन करके उनके साथ घूम रहे हैं, कि वो लोग कौन हैं? कभी किसी ने जानने की कोशिश करी? वो आपराधिक मामलों में लिप्त लोग हैं, जिनकी जमानतें करा करके इसने अपने साथ लगाया है। ये मैं दंग की मतलब आप ये कह रही हैं कि निजी सुरक्षा के साथ साथ सरकार ने भी उन्हें सुरक्षा प्रदान की है? बिल्कुल दी है। क्यों दी है? उनके परिवार को भी दी है? उनके परिवार को दिया, उनकी धर्मपत्नी को 2 गार्ड दिए हुए हैं, 2 गनर्स हैं, सरकारी हैं। तो उनकी धर्मपत्नी को क्यों दिए गए गार्ड? ये भी सोचने विषय है। क्यों? उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड है क्या उनको किससे जान का खतरा है? भाई मेरे साथ अगर सुरक्षाकर्मी है तो मेरे पिता की हत्या साहब 92 में डीपी यादव के द्वारा कराई गई थी। मेरे साथ जो सुरक्षाकर्मी चलता है वो शुरू से ही चलता है, आज से नहीं है, और वो कोर्ट से है, सरकार के द्वारा नहीं है। आपके पिता कौन थे? मेरे पिता स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह भाटी जी, जिनकी हत्या डीपी यादव ने करवाई थी सर। अच्छा, इनके पिता की हत्या 92 में डीपी यादव ने कराई और कोर्ट ने आपको सुरक्षा मुहैया कराई है। 2 गनर उनके कारण आपको मिले हुए हैं? जी, मेरे पास 1 गनर है। 1 गनर है आपके पास। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूं कि उमेश कुमार जी निर्दलीय विधायक हैं, उन्हें तो सुरक्षा मिली हुई है, साथ में उनकी धर्मपत्नी को भी सुरक्षा मिली हुई है। उत्तराखंड सरकार ने उनको सुरक्षा मुहैया कराई है, ये बड़ी जबरदस्त है। ये अच्छा, जो ये आरोप है कि आप प्रपंच कर रहे हो ताकि आपको भी सुरक्षा मिल जाए, तो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं उमेश कुमार जी? आप क्यों लगा रहे हैं उमेश कुमार जी? आप उमेश कुमार जी हमेशा ऐसे ही करते हैं जिससे कि हमें सुरक्षा ना मिले और उनको सुरक्षा ही मिलती रहे। और उनके दिमाग में होगा इस तरीके का कुछ, भाई सरकार द्वारा इनको कुछ ना हो, मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे भाई, इल्जाम लगाने कुछ कॉन्क्रीट होगा जब भी तो इल्जाम लगाया है। इन्होंने बहराइच से सत्या की जमानत क्यों करवाई? सत्या जी कौन है? सत्या एक क्रिमिनल हैं जो आजीवन कारावास काट रहे थे, और उनको इन्होंने जमानत करके निकलवाया बाहर, और या तो अपनी सुरक्षा में रखा है या उससे किसी तरीके से कोई काम करवाना चाहते हैं, उनको इन्होंने बाहर निकलवाया। देखिए, ये बड़ी कॉन्क्रीट न्यूज़ थी। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी बताया इस विषय में, डीजी पुलिस अशोक कुमार जी, उनको भी मैंने बताया, और मैंने उनको ये बताया कि देखिए इस तरीके से हमारी जान को खतरा है। ये आदमी उधर का ही रहने वाला है, मेरे मायके की साइड का। बड़पुरा से 2 लड़के इन्होंने हायर किए जो कि क्रिमिनल्स हैं, और उनका जो बैकग्राउंड है वो हमारे शायद खिलाफ लोग हैं। मेरे जो पिता रहे हैं वहाँ पर, उनके परिवार के, हो सकता है कोई इस तरीके के लोग हों जो एंटी। देखिए, सब कुछ तो आपके फेवर में होते नहीं है। हम ये कहने लगे कि दादरी का या नोएडा का इलाका है वो सारा मेरे फेवर में होगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ कुछ हमारे इस तरीके के लोग भी होते हैं। लेकिन मैंने जब ये खबर मेरे पास आई तो मैंने इसको क्रॉस चेक कराया, और क्रॉस चेक कराने के बाद, क्योंकि मैं किसी के कहने पर यकीन नहीं करती हूँ, तो जब मैंने क्रॉस चेक कराया तो वो बिल्कुल कॉन्क्रीट न्यूज़ थी। उसको लेकर के मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिली, मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा हाँ जांच कराएंगे। लेकिन जांच पता नहीं कहाँ हुई, कैसे हुई, मुझे नहीं पता, अब तक कोई जांच नहीं हुई। कौन से मुख्यमंत्री से बोले जांच के लिए आपने? धामी जी से? धामी जी से मैंने बात की, और उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन उसमें नहीं लिया। जबकि यहाँ जब कुंवर साहब विधायक थे तो मैं यहाँ अकेली रहती थी, तो मुझे एक सुरक्षा और मिली हुई था, मेरे घर पे गार्ड मिली हुई थी मुझे। 3+1 की मेरे पास गार्ड थी यहाँ पे घर पे। और उसके बाद वो जब हटा दी गई थी चुनाव के टाइम पे, उसके बाद हम विधायक नहीं बने तो हमें वो नहीं दी गई। जबकि हमने कहा था कि मैं मेरी बेटियों के साथ यहाँ अकेले रहती हूँ, मेरे पास्ट में ऐसा हो चुका है मेरे परिवार में, और आप हमें सुरक्षा दें, लेकिन अब तक हमें सुरक्षा नहीं दी गई। दूसरी बात, हमारे यहाँ 2016 की बात है साहब, 2016-17 की बात है, 2016-17 के बीच में हमारे महल पे हरीश रावत जी ने एक अटैक करवाया था, जिसमें हम लोग बाई चांस वहाँ नहीं थे, मॉब के द्वारा करवाया गया। सब लोग जानते हैं, मीडिया में पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं है। और उसमें हम लोगों को जान से मारने की कोशिश करी गई। वो तो बाई चांस मैं वहाँ नहीं थी, मेरे हस्बैंड बच्चे नहीं थे, हम लोग बाहर मसूरी आए हुए थे, कुछ गेस्ट आए थे उनके साथ। पिताजी हमारे जो कुंवर साहब के फादर हैं वो बीमार थे, वो रुड़की में एडमिट थे, मेरी मदर इन लॉ भी वहाँ थी। बाई चांस वो लोग वहाँ नहीं थे, लेकिन साजिश ये रची गई थी कि हम लोगों को उसमें हत्या करा दी जाए भीड़ के द्वारा, जिसमें किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता है। उसके बाद हमें फिर CISF की सुरक्षा दी गई थी साहब, और महल पे गार्ड दी गई थी। महल में, क्योंकि जो हाँ हमारा महल है वहाँ पे 80% दूसरे कौम के लोग रहते हैं और 20% दूसरी कौम के लोग रहते हैं, तो वो लोग हमारे विरोधी हैं जिन्होंने आग लगाई महल में। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री जी से कई बार कहा है कि वहाँ सुरक्षा हमें प्रदान की जाए, क्योंकि वहाँ पर हमारी जान माल को भी खतरा है, हमारा घर है वहाँ पर, लेकिन आज तक हमें वो सुरक्षा नहीं दी गई।
देखिए, ये मेरे मन में बड़ा हैरान परेशान हूं मैं यहाँ पे कि बीजेपी सरकार, जो वर्तमान सरकार धामी जी, वो एक निर्दलीय विधायक को और उनकी धर्मपत्नी को भी सुरक्षा मुहैया प्रदान करवा रहे हैं, और लेकिन जो उनकी अपनी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, 4 बार के वो विधायक रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी पे खतरा है ऊपर से, फिर भी उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। ये वास्तव में सोचनीय विषय है। धामी जी को इस पर राय लेनी चाहिए, और वास्तव में बहुत बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उमेश कुमार के प्रति ये मोह क्यों है धामी सरकार का। अंतिम सवाल के साथ मैं इंटरव्यू खत्म करूंगा। मैम, कोई उम्मीद लग रही है आपको सरकार से? और साथ में ये पूछूंगा कि जो मुकदमा आपने दायर किया है, इसकी कुछ परिणति आगे जाने वाली है? देखिए, मुकदमा बिल्कुल हम दायर कर रहे हैं, और इसमें प्रतिक्रिया मैं चाहती हूँ कि जांच हो। अगर उमेश कुमार जी का इसमें हाथ नहीं है तो वो साफ निकल आएंगे, और अगर हाथ है तो वो सामने आ जाएगा सबके। तो जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है, मैं जांच चाहती हूँ। अच्छा, और दूसरी बात ये, आपको इस धामी सरकार से कोई उम्मीद है कि आपको सुरक्षा मिल सकती है, या वास्तव में वो आपके लिए नहीं सोच रही है? क्या है भरोसा धामी जी पे? मुझे बहुत भरोसा रहा शुरू से। बड़े समझदार और बड़े समझदार इंसान हैं। मेरा इंप्रेशन उन पर शुरू से बहुत अच्छा, जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी थे, और मैंने उनको हमेशा रिगार्ड किया क्योंकि बड़ा वेल एजुकेटेड एंड सोएव जैसे होता है ना, उस टाइप के मुझे हमेशा उनका इंप्रेशन रहा। और मुझे हमेशा ये लगा कि छोटे भाई की तरह कुंवर साहब ने हमेशा उनको ट्रीट किया, और उन्होंने भी कुंवर साहब को बहुत प्यार से रखा, हमेशा बड़े भाई की तरह सम्मान दिया। तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि वो ऐसी स्थिति में वो हमारा साथ देंगे, पर वो पता नहीं कहाँ बंधे हुए हैं, कहाँ उनकी कोई मजबूरी है जो वो हमारा साथ नहीं दे पा रहे हैं। इस समय बेटों की हालत कैसी? थोड़ा सा अभी उस सदमे से बाहर है? नहीं, सदमे से बाहर नहीं है साहब। मेरी तो छोटी वाली बेटी गाड़ी में तक में बैठने को तैयार नहीं है। वो अपनी ड्रेसिंग तक कराने के लिए डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं चाहती है। वो कहती मम्मी मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मुझे डर लगता है। मैडम, वो ख्याल अभी भी आ रहा है एक्सीडेंट का जो आपने सीन देखा? सब आंखों के सामने घूम जाता है, लगता है कि बस अब तो गए, खत्म, बचेंगे ही नहीं। जिस तरीके से टक्कर हुई है, जिस तरीके से गाड़ी मेरी टर्न करी है, मुड़ी है, गिरी है, उससे तो आप सोच ही नहीं सकते थे बचेंगे। कोई बच ही नहीं सकता था। अगर एयरबैग्स नहीं खुलते तो हम बचते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये सवाल आखिर में क्यों लिया, वो लोग जो इस पूरे इंटरव्यू को देख रहे थे, अब वो कल्पना कीजिए कभी उनकी जिंदगी में अगर इस तरह के एक्सीडेंट हुए हैं और इस स्थिति से वो गुजरे हैं, तो वो कितने दिन तक नहीं सोए, क्या उनके मन में ख्यालात आए हैं, वो कल्पना कीजिए। उसके बाद आप ये सोचिए कि उमेश कुमार जी ने जो ये एक टिप्पणी करी उस लाइव में कि ये तो उनकी गाड़ी है, उनकी नीयत क्या थी, और पहाड़ टीवी ने जो इस पूरी दुर्घटना को एक नया मोड़ देने की कोशिश करी है उनके पुराने बयान से, उसको करने की कोशिश। अच्छा मैडम, मुझे एक सवाल और आ गया मेरे ख्याल में, पूछ लेता हूँ। जी बताएं। क्या वास्तव में आपके जो पति के जो एक बड़ा वायरल हुआ वीडियो, उनको बाहुबली, उनको गुंडा की संज्ञा देने की कोशिश की पूरी मीडिया ने, जब ये चर्चा में आपके आया, क्या इस तरह के हैं वो? देखिए, उनके जैसा शरीफ आदमी आपको मिलेगा नहीं, मैं इतना जानती हूँ। अच्छा, जब ये वीडियो वायरल हो रहा था, उनके बारे में चर्चा था, आपके मन में क्या ख्याल चल रहा था? खराब लगता है सुनकर के कि जो आदमी ऐसा नहीं है उसको ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, चाहे मीडिया के द्वारा करा जा रहा है या किसी के भी द्वारा करवाया गया है। शुरू से उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करी गई है। उनके जैसा वेल रेड, उनके जैसा समझदार इंसान, भावुक इंसान आपको मिलेगा नहीं। जो इंसान उठ करके रात को अपने बच्चों के चद्दर उड़ाता हो, इतना सॉफ्ट, जो अपने पिता का इतना ध्यान रखता हो, जो अपनी माँ का इतना ध्यान रखता हो, जो अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का इतना ध्यान रखता हो। पता नहीं बाहर के लोग किस तरीके की इमेज बनाने की कोशिश करते हैं उनकी, जो उनको नजदीक से जान जाते हैं उन्हें छोड़ के नहीं जाते। देखिए, मैं इसके बाद में ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ आया हूँ चैंपियन जी से मिलने के लिए, उससे पहले जो मैंने वीडियो देखा, मेरे मन में उनकी छवि यही थी कि बड़े वो हैं, गुंडे हैं, बाहुबली हैं, और मुझे लगता था कि ये भूमाफिया टाइप के लोग हैं। पर जब मैं यहाँ आया हूँ, मुझे पता ये तो लंडोरा रियासत के राज परिवार के लोग थे। तब मेरी जो धूमिल छवि थी वो बाहर निकली है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि हर खबर को मीडिया की नजरों से ना देखें, उस पर गहन पड़ताल भी करें, तब आप सच्चाई जान पाएंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बुल देखने के लिए शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मैडम। जी बिल्कुल मैम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कुंवर साहब के ऊपर इल्जाम लगाया था बाहुबली का क्या मतलब है? बाहुबली तो जैसा आपने अभी बोला, गुंडे होते हैं, माफियाज होते हैं। तो क्या हम लोग, हमारा कोई बैकग्राउंड ऐसा है? 20 साल से यहाँ लगातार विधायक बने हैं, क्या हम लोग माफिया हैं? क्या किसी के पास इस चीज का सबूत है कि हम लोग माफियाज हैं? कोई इस बात को कहेगा कि भाई हाँ, इन्होंने तो इस तरीके से मार के लोगों का इलाज करा है, और बाहुबली किसे कहते हैं? भाई उनको एक्सरसाइज का शौक है, और आज से नहीं है साहब, वो बचपन से कर रहे हैं एक्सरसाइज। उनको शरीर का अच्छा शौक है। और लोग बात कहते हैं शराब पीते हैं। अरे भाई, अगर शराब पीते तो क्या ऐसा शरीर बना पाते? शराबियों के शरीर देखें कभी कैसे होते हैं? कभी कभी ओकेजनल हो जाता है, ओकेजन ड्रिंक्स लोग बात करते हैं, और सभी करते हैं, खाली वही नहीं करते हैं, बहुत लोग करते हैं।
जो अपनी छवि को अच्छा बना के दिखाना चाहते हैं। मैं कहती हूँ उनके जरा पास्ट में झांक कर देखिए कितने घोटाले उन लोगों ने किए हैं, किस तरीके से पैसा वो लोग कमाए हैं, नंबर 2 के काम किए, सरकार तक को धोखा दिया है। अभी आप पिछले दिनों देख ही रहे हैं कितने घोटाले हुए सरकार में, कितने लोगों के उसमें नाम आए। क्या चैंपियन जी का उसमें नाम आया है कहीं? किसी के रखवाने में, किसी की नौकरी करवाने में, किसी को ठेके दिलाने में, किसी को कुछ कराने में चैंपियन जी का कहीं नाम आया है? नहीं, क्योंकि वो एक ईमानदार इंसान है, ईमानदार छवि है उनकी, लेकिन उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए इस तरीके की बातें की जाती हैं। अरे भाई, गाली देना, किसी की पत्नी को अगर जान से कोई मार देगा तो वो क्या उसकी आरती उतारता बैठ के? गाली देगा, सुहाली नहीं देगा भाई। ओके, बहुत धन्यवाद रवि के बिंदास बोल देखने के लिए, शुक्रिया।